30 सितंबर की करंट अफेयर्स में तो आज फिर जो है हम लोग वीकली करने के बाद अब ये डेली वाले पे आते हैं। हम चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ एक योजना है, ठीक है। ये योजना बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चलाई गई है। अभी कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है, ठीक है। योजना का नाम है बायो राइड योजना, ठीक है। यहाँ राइड का क्या मतलब है पहले जानते हैं इसको। तो बायो से यहाँ से आशय बायो टेक्नोलॉजी से, ठीक है, बायोटेक से, ठीक। और राइड योजना से यहाँ रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मतलब उद्यमिता, और एंटरप्रेन्योरशिप इन डी से डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन तथा उद्यमिता के विकास के लिए ये बायोराइड योजना चल रही है। ये योजना 2021-22 से 2025-26 के लिए चल रही है, ठीक है। इसके लिए अभी 9,197 करोड़ रुपया एलोकेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको एलोकेशन मिला है, इसलिए ये आ गई है न्यूज़ में, ठीक है, बायोराइड योजना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न है अटल पेंशन योजना। बहुत सारी ऐसी मतलब सामाजिक सहायता योजनाएं चल रही हैं, तो इसमें पेंशन योजनाओं का भी एक क्रम है जिसमें अटल पेंशन योजना है। इससे पहले हम लोग किसानों के लिए एक डेडिकेटेड योजना देखे थे जिसका नाम था किसान मानधन योजना, ठीक है। और अटल पेंशन योजना में क्या है, इसमें सबसे पहले जानते हैं कि क्यों ये न्यूज़ में आई है। तो अभी इसमें 7 करोड़ लोग रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। ये आंकड़ा 7 करोड़ पहुंच गया है, और जो कुल पूंजी है वो लगभग 35,150 करोड़ रुपया पहुंच गई, ठीक है। पूंजी मतलब जो इसमें अंशदान करने वाले लोग हैं, जो इसमें मतलब योगदान करते हैं, वो पूंजी इतना रुपया पहुंच गई है, ठीक। अब इसमें ये कम लागत वाली एक पेंशन योजना है। कब शुरू हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में शुरू हुई, ठीक है, 2015 की योजना है। और इसमें पेंशन कितना दी जाती है, तो ये पेंशन है 1,000 से लेके 5,000 रुपया पेंशन इसमें दी जाती है जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, ठीक है। और वही है कि तब तक उससे अंशदान लिया जाता है। तो ये अटल पेंशन योजना है, इसमें सरकार भी अपना कुछ योगदान देती है और हाई इंटरेस्ट पे बाद में इसमें एक निश्चित पेंशन देने का ये हुआ है। खास करके जो कृषि श्रमिक हैं, भूमिहीन हैं, जिनको किसान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, उनको पेंशन के लिए या उनके पुनर्वास सामाजिक सहायता के लिए ये योजना चल रही है, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, और उसी के साथ VOM मतलब वीनस ऑर्बिटरी मिशन, शुक्र ऑर्बिटरी मिशन को भी मंजूरी दे दी है। दोनों को मंजूरी एक साथ दे दी गई है, ठीक। पहले जानते हैं ये चंद्रयान 4 मिशन में। तो चंद्रयान 4 मिशन में कुल मिला के जो प्रोग्राम चलने वाले हैं, इसमें 2 LVM-3 इंजन विकास होंगे। इसके अलावा डीप स्पेस नेटवर्क स्थापित होगा, ठीक है। ये हमारे उतने काम का नहीं है क्योंकि उतने टेक्निकल में जाता नहीं है प्रश्न में, ठीक है। चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, ठीक है, और इसके लिए कुल 2,114 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। 2,104 करोड़ रुपया एलोकेशन हुआ है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, ये 36 महीने में पूरा होगा, तथा अब की बार जो उद्देश्य है वो ये है कि चंद्रयान से चंद्रमा पे उतरे, लैंड करें और फिर वापस आए, ठीक है। तो ये इसका विशिष्ट उद्देश्य है कि धरती पे वापस भी आना है नमूने लेके मानव मिशन होगा, ठीक है। दूसरा है, ये पहली बार इसरो शुक्र पे जाने की योजना बना रहा है। तो प्रश्न कभी पूछ सकता है कि मतलब कौन से नए ग्रह की तरफ मतलब इसरो प्रयास कर रहा है जाने का, तो वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। तो इसके लिए शुक्र ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ है। ये मिशन जो है, इसका डेडलाइन या उसका टाइम रखा गया है कि ये मार्च 2028 तक होना चाहिए, ठीक है। मार्च 2028 तक इसको होना चाहिए। इसके लिए भी 1,236 करोड़ रुपया अप्रूवल मिला है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये शुक्र की सतह और वायुमंडल दोनों के बारे में जानकारी जुटाना इसका काम है, ठीक है। तो यही काम करने जाते हैं, वहाँ नमूना लेने जाते हैं, कैसे विकास हुआ ग्रह का ये जानने जाते हैं, ठीक है। तो इतना मंगल मिशन के बाद अब जो इसरो है वो शुक्र की तरफ बढ़ना चाह रहा है, ठीक है।
ये एक रिपोर्ट टाइप है, तो इसकी जो जो जारी करने वाली एजेंसी है पहले उसको देखते हैं। तो ये MSCI ने जारी किया है, मॉर्गन स्टैनली हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे S&P है, ठीक है, उसी तरह मॉर्गन स्टैनली भी है। ठीक, S&P की भी एक रिपोर्ट आई थी अभी। S&P की रिपोर्ट क्या कहती है अभी, अगर पीछे होगा न्यूज़ में तो देख लेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको अलग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट जारी की है, 2 रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की। एक ये वाली, इससे पहले वाली क्या थी पहले उसको देखते हैं। वो थी कि बाजार में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से तथा निवेश के माहौल के दृष्टि से भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। ये न्यूज़ हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस की थी। अभी फिर क्या कह रहा है इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, ये कह रहा है कि भारत 2030 तक एक मजबूत अर्थव्यवस्था होगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचेगा और भारत की ग्रोथ रेट 6 से 7 के बीच में रहेगी। ठीक है, ऐसा तो अनुमान लगाया था पिछले साल भी, लेकिन पिछले साल भारत की ग्रोथ 8.2% के आसपास रही, तो बढ़िया ग्रोथ रेट रही। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगर इसके आसपास भी रहेगी तो भारत 2030 तक तीसरा सर्वाधिक मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये वही है इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV को मंजूरी दी है। ठीक है, NGLV क्या है इसके बारे में जानते हैं और क्या इसके बारे में नया ये है। तो जो मोदी जी ने, उन्होंने 2040 तक चंद्रमा पर चालक दल उतारने का एक महत्वाकांक्षी मिशन दिया है। ठीक है, चालक दल उतारने, इसके लिए हम लोग को ऐसा यान चाहिए जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। इसके लिए ऐसा यान चाहिए जो रीयूजेबल हो, ठीक है, और नई जनरेशन का हो। ठीक, तो यही वो कह रहा है, NGLV के विकास को मंजूरी दी है ताकि भारत इस तरह के कार्य को प्रयोग में ला सके, इस तरह के टास्क को कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है उस पर चलते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे उसी कैबिनेट की बैठक में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहली इकाई को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है। ठीक है, भारत इस तरह के मतलब ग्रहों पे यात्रा करना, वहाँ से नमूने लाना, इस तरह के तो काम कर रहा है, लेकिन पृथ्वी के बाहर भारत का स्पेस स्टेशन अपना खुद का नहीं है, जबकि नासा का है। ठीक है, SpaceX का भी है जिसका भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह भारत भी अपना एक स्पेस स्टेशन चाह रहा है जिसकी पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दी है। अभी तक ये क्या था, अभी तक ये संकल्पना के स्तर पे है, मतलब अभी तक ये केवल विचार है कि हमको ये करना है। ठीक है, तो इसको अंतिम रूप में तो 2035 तक करना था। ठीक है, लेकिन इसकी पहली इकाई को स्थापित करने का लक्ष्य 2028 रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए क्या, इसके लिए मंजूरी मिल गई है और पहली बार किसी इकाई का निर्माण इसके लिए किया जा रहा है, मतलब अब इसका शुभारंभ एक तरह से हो चुका है। ठीक, इसको किस योजना के तहत, तो ये गगनयान जो कार्यक्रम था उसके तहत इसको समेकित करके BAS मतलब भारत स्पेस स्टेशन को स्थापित करने के लिए पहली इकाई का निर्माण शुरू हो गया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलते हैं न्यूज़ की तरफ। टाइम ट्रैवल द्वारा एशिया के सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया है। तो फोटोजेनिक मतलब होता है कि सबसे अच्छी फ़ोटो किसकी आ रही है। ठीक है, तो चूंकि यूनेस्को ने किया इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, ये विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो अब देखिए, ये विस्मय की बात यह है कि भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। ठीक है, कंबोडिया में ही इसका सबसे बड़ा मंदिर है अंकोरवाट मंदिर। इसे टाइम ट्रैवल द्वारा एशिया के सबसे अधिक फोटोजेनिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारत में किसे किया गया है, ठीक है, भारत में सबसे जो ज़्यादा घूमे जाने वाली जगह है विदेशियों के द्वारा, तो ये ताजमहल है इसमें, और दूसरा है हम्पी।
हम्पी आप लोगों को पता है कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक। पहले यही वो जगह थी जिसको विजयनगर हम लोग कहते थे, ठीक है। विजयनगर आप लोग को पता है कि विजयनगर मतलब 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में स्थापित एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। कर्नाटक में विजयनगर, ठीक है। इसी को बाद में हम्पी कहा जाने लगा, ठीक। तो हम्पी और ताजमहल ये दोनों भारत में सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थल है, ठीक है। चलते हैं। LIC ने अपने डाइव कार्यक्रम के तहत अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए इन्फोसिस को चुना है। इन्फोसिस एक IT कंपनी है, इसको चुना है, ठीक है। किसके लिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए। डाइव योजना क्या है? डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू इन्हेंसमेंट, ठीक है। LIC जो कि एक बड़ी बीमा कंपनी है भारत की, ठीक है, और इसको अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाएं देने के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए ही इसने इन्फोसिस के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सेवाएं देंगे, ठीक है। हाल ही में नए रक्त समूह MAL की खोज हुई है, ठीक है। तो ये एक लंबा रिसर्च था इसके पीछे। 1972 में सबसे पहले इसके पीछे काम शुरू हुआ और ये ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, ठीक है, ये खोजा गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि 1972 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा एक नए ब्लड ग्रुप जिसका नाम उन्होंने उस समय ANWJ ब्लड ग्रुप एंटीजन से इसकी खोज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके पीछे करते करते अब जाके उन्होंने एक ब्लड ग्रुप का खोज कर डाला है जिसका नाम है MAL। ये दुर्लभ है, ठीक है। क्यों इसके बारे में इतना लेट पता चला है? क्योंकि ये दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। बाकी जो ब्लड ग्रुप हैं उनकी संख्या सभी मनुष्यों में 10%, 20%, 15% या 5% भी है, लेकिन ये उससे भी दुर्लभ है। इस वजह से इसकी खोज में इतना समय लगा, ठीक है। खोज में समय लगने का कारण है, और ये उस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए कारगर तभी साबित हो सकता है जब ब्लड ग्रुप पता हो उसका, ठीक है। तो ये एक नई रिसर्च है मेडिसिन के क्षेत्र में। चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर है, भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग की अभी मंजूरी दी गई है। 30,000 करोड़ रुपए से इस फेंसिंग को किया जाएगा। कारण क्या है इस फेंसिंग का? तो पहली बात है हथियार, फिर गोला बारूद, नशीले पदार्थ, ठीक है, नशीले पदार्थ। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में ये जो क्षेत्र है ये अफीम के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये नक्सली क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में खास करके। तो इनके बीच नशीले पदार्थ और हथियार के आवाजाही के बीच में भारत में हमारी सीमा अत्यंत सेंसिटिव हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे ये फेंसिंग का काम जरूरी है, ठीक है। भारत में हमारी सीमा पर फेंसिंग की जा रही है। आज की आखिरी न्यूज़ है, WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है, ठीक है। ये कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी से मुक्त घोषित किया, ठीक है। जॉर्डन जो है ये मिडिल ईस्ट का एक स्टेट है और ये क्या है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है, लैंड लॉक स्टेट है। तो WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है। तो ये थी हमारी 20 सितंबर की करंट अफेयर्स की न्यूज़, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही कम समय में जितनी भी न्यूज़ थी उसको कवर किया गया। जो न्यूज़ छूटी हुई है उनको वीकली में हम लोग कवर कर लेते हैं, तो एकदम बेफिक्र रहिए कि आप लोगों का कुछ छूट जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए फ्यूचर PCS से। बहुत बहुत धन्यवाद।